नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज को। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी कब तक छुपेंगे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के पीछे? अब हर मर्यादाएं चुनाव आयोग तोड़ रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। पूरे विश्व में जब भारत का नाम पहले लिया जाता था चुनाव प्रणाली को लेकर के, जब टीएन शेषन हमारे देश के चुनाव आयोग थे, पूरी दुनिया लोहा मानती थी और निष्पक्षता उनकी जो थी उसको लेकर के चर्चा करती थी। लेकिन आज हमारे देश में ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति है जिसकी आलोचना पूरे विश्व में हो रही है। हर मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं ज्ञानेश कुमार। आखिर किसके लिए, क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुख्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सरकार के मिलीभगत के चर्चे हर जुबान पर है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि एसआईआर सवालों के घेरे में है और चुनाव आयोग से इंसाफ की उम्मीद नहीं। और जब इंसाफ की उम्मीद चुनाव आयोग से नहीं है तो अब देश की जनता के सामने और विपक्ष के सामने क्या रास्ता यानी कि विकल्प क्या बचता है, यह एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब असम और बंगाल के अंदर पेच फंसा हुआ है। चुनाव आयोग सवालों में है। पश्चिम बंगाल के अंदर 91 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं और खास तौर पर वह नाम ममता बनर्जी के कटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि फर्जी वोटरों का भरमार हो गया है, जिसकी वजह से भाजपा के अलग रंग वहां नजर आ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं होता है वहां गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, अलग अलग जगहों से लोगों को उतार देती है। अब पश्चिम बंगाल में भी यही सब चल रहा है। ऐसे में जब जनता के नाम कट रहे हैं वोटर लिस्ट से लाखों करोड़ों की संख्या में, तो क्या वह जनता चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, सड़क पर नहीं आएगी? क्या चुनाव आयोग की छवि खराब नहीं हो रही है? और हो रही है तब तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पीएम मोदी को ले डूबेंगे। ऐसे में तो मोदी के लिए 91 लाख लोगों का नाम फिर से कटना पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी को ले डूबने वाली बात होगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के ऊपर अगर अविश्वास लोगों का हो गया है और वह साफ नजर भी आता है, तो ऐसे में अब नरेंद्र मोदी के ऊपर शक जाता है कि आखिर ऐसा चुनाव आयोग क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और देश का प्रधानमंत्री, यह तीन लोग 3 विभाग से निष्पक्ष नियुक्ति होगी, तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल करके क्यों स्वयं चुनने वाला कानून लाया? अब जो प्रक्रिया है उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के बातों का कोई अर्थ और मतलब नहीं होगा। ऐसे में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए इंडिया गठबंधन ने नोटिस दिया। संविधान और कानून के तहत 50 सांसद अगर हस्ताक्षर करके देते हैं महाभियोग के लिए या अविश्वास प्रस्ताव के लिए तो वह मंजूर होता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी का चुना हुआ अधिकारी और वह अधिकारी भाजपा के लिए ही काम कर रहा है,
तो ऐसे में 50 की जगह 193 सांसदों द्वारा दिया गया नोटिस भी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण राज्यसभा से और स्पीकर ओम बिरला लोकसभा से उसे खारिज कर दिया। अब सवाल यह खड़ा उठा कि क्या देश में लोकतंत्र जिंदा है या लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष के पास यह अधिकार है नियमों के अनुसार कि वह 50 सांसदों के हस्ताक्षर से मंजूरी से नोटिस दे सकता है और उस पर चर्चा होगी। हालांकि सरकार के पास बहुमत है तो यह महाभियोग सफल नहीं हो पाता, लेकिन इस महाभियोग के तहत राज्यसभा और लोकसभा के अंदर चर्चा भरपूर होती और सारी सच्चाइयां सामने आती। बस यहीं पे दिक्कत सरकार को है, यही चर्चा पार्लियामेंट में नहीं चाहती है, क्योंकि पार्लियामेंट में हुआ तो ऑन रिकॉर्ड होगा और दुनिया उसे जान जाएगी। ऐसे में उसे खारिज कर दिया गया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे में दो अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं कि ज्ञानेश की चोरी खुलेआम पकड़ी गई है, किसके लिए वोट चोरी हो रही है। यह जहां जहां एसआईआर होकर वोट कट रहे हैं और फर्जी वोट जुड़ रहे हैं, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन अच्छे हो रहे हैं। अब बिहार में हुआ तो बिहार में, बाकी की जगहों पे भी। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर 91 लाख लोगों के नाम कटे हैं, और जब 91 लाख लोगों के नाम कटे हैं तो फिर वह ममता बनर्जी के वोट कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, तो 73 से 75 सीटें लेकर के आई थी और ममता बनर्जी 200 के पार। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 30 से 35 विधायक टूटकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। उस वक्त 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 18 सांसद चुन करके आए थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 24 में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 12 सांसद चुन के आए, 18 के जगह 12 है, यानी कि 6 सांसद कम हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गिरा। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जब एसआईआर का सहारा मिला है तो वहां पर परिणाम क्या है, आप दर्शकों को वह सर्वे में बताऊं कि एबीपी लाइव के सोर्सेस से मैं यह सर्वे का आंकड़ा आप दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं, जो सरकार के लिए काम करती है। अब सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है उसका परिणाम कैसा आता है, वह देखिए। एक साल देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले, इसमें पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव पूरे देश की नजर है। इसे लेकर मैट्रिज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल राजनीतिक दलों की सांसें अटकाने वाले हैं। सर्वे की माने तो टीएमसी को 43%, बीजेपी को 42% और अन्य को 16% वोट मिलने की संभावना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में 1% के वोट प्रतिशत का फर्क रखा गया है। 1% का वोट प्रतिशत का वो रखा गया है, फर्क रखा गया है, और अन्य को 16% वोट मिलने की संभावना है। सर्वे की माने तो बंगाल की 294 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। मैट्रिज ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी 140 से 160 सीट, बीजेपी को 130 से 150 सीटें और अन्य को 8 से 16 सीटें मिलने की संभावना है। बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 है। बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य इस बार बदला हुआ है। अब आप सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी का वजूद न हो, उस भारतीय जनता पार्टी को 130 से 150 सीटों तक पहुंचा दिया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने 150 सीटों तक पहुंचा दिया। यह कारनामा कैसे हुआ? यह कारनामा ऐसे हुआ कि 91 लाख जो वोट काटे गए हैं, 4 मुस्लिम में 3 मुस्लिम के नाम काट दिए गए, यानी कि 4 हैं, यानी कि 100 हैं, मान लीजिए 100 हैं तो 75 के नाम काट दिए गए, 25 के नाम रखे गए। यह फार्मूला चुनाव आयोग ने अपनाया।
जहां पे 100 सीटों से शुरुआत होती थी तृणमूल कांग्रेस की, वहां पर यह नाम काट दिए गए। अब ऐसे में वहां भारतीय जनता पार्टी का वजूद तो नहीं है, लेकिन वहां पर फर्जी मतदार जोड़ दिए गए, डुप्लीकेट वोटर। ऐसा आरोप है, हमारे पास इसके सबूत नहीं है कि वो फर्जी है क्या है, लेकिन डाटा कहते हैं कि फर्जी है, क्योंकि चुनाव आयोग हर सच्चाइयों को छिपा रहा है। इससे यह साबित होता है। अब 91 लाख लोगों के नाम काट कर, यानी कि विपक्ष के 91 लाख को आप 294 सीटों पर 91 लाख लोगों के नाम को डिवाइड कीजिए आप, तो देखिए कि एक सीट पर कितना आता है, और आप उसी अनुपात में फर्जी वोट जोड़ दे रहे हैं। साफ नजर आए कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंडल भर भर के फार्म लेके जा रहे हैं। कौन है वो? चुनाव आयोग काउंटिंग के दिन तक वोट प्रतिशत बढ़ाते रहता है। तो यह सर्वे ने एकदम साफ कर दिया कि लेबल पर ला दिया है, वोट काट करके, लेबल, वोटर लिस्ट से नाम काट करके लेबल पर ला दिया है फर्जी वोटरों को, और जोड़ करके लेबल पर ला दिया 130 से 150। बाकी चुनाव आयोग वोट परसेंटेज बढ़ा के कर देगा। भारतीय जनता पार्टी का 1% ही तो डिफरेंस है, तो 2% भाजपा का बढ़ा देगा, बस हो गया काम खत्म। ममता बनर्जी गई काम से फिर। तो यह चुनाव आयोग बहुत बारीकी से काम यह कर रहा है, और चुनाव आयोग की यह बारीकियां इस देश के लिए घातक हो रही है, क्योंकि वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। अब इसका महत्व यह है कि जिस सरकार को देश की जनता नहीं चुनती है, वह सरकार देश के लिए काम नहीं करती है। जैसे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने नहीं चुना है, नरेंद्र मोदी को फर्जी वोटरों ने चुना है, फर्जी वोटों ने, जो चुनाव आयोग इनके लिए तैयार करता है। यानी कि चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन हो चला है, और विपक्ष के लिए चुनौती है। अब रास्ता ये क्या है कि विपक्ष अगर इससे अपने आप को चुनाव से अलग कर लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी नकली पार्टी 10 खड़ा कर देगी, असुद्दीन ओवैसी को खड़ा कर देगी, अपने एनडीए गठबंधन के घटक दलों को खड़ा कर देगी, और सरकार बना लेगी। यानी कि जो शिकंजे कसे गए हैं, जा रहे हैं, लेकिन देश का लोकतंत्र खत्म हो गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस देश के लिए बहुत घातक होते जा रहे हैं। न्यायपालिका से न्याय नहीं मिल रहा है, और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कर पा रहा है। तो जब चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है और न्यायपालिका से न्याय नहीं मिल रहा है, इस एसआईआर को लेकर के हर स्टेट के लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, आज तक सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे सका, और करोड़ों लोगों के नाम कट रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब भी नहीं है। जिसे मृत्यु घोषित करता है चुनाव आयोग, वह जिंदा सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो जा रहे हैं, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके साथ मिला हुआ है, इससे यह प्रतीक होता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे, तब तक चुनाव आयोग ऐसे ही करता रहेगा। यानी कि यह गंदगी इतनी जल्दी साफ नहीं हो सकती। यह साफ करने के लिए पहले मोदी को कुर्सी से हटाना पड़ेगा, जो नीतीश और नायडू के बगैर तो असंभव सा लगता है। अब राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, शुरुआत उन्होंने ही किया आंकड़ों के साथ और ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों के साथ, लेकिन चोर चोरी करना नहीं छोड़ रहा है, चोरी के अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। दुर्भाग्य यह है। अब इंडिया गठबंधन इस पर क्या करता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह साबित हो गया कि चुनाव आयोग खुलेआम ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए वोट चोरी कर रहा है, यह साबित हो रहा है। और नंबर 2 पॉइंट्स की असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ले डूबा बीजेपी को, मोदी भी कर बैठे गलती। अब असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर पवन खेड़ा ने जो एलिगेशन लगाए, 3 देशों की नागरिकता, दुबई में फ्लैट और अमेरिका में कंपनी, इसको हेमंत बिस्वा शर्मा ने गलत ठहराया। ठीक है, कोई आरोप लगाया तो आप उसे गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन चूंकि वह जांच का विषय होता है कि कोई ऐरा गैरा व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा, सीएम के ऊपर लगा है, जो असम स्टेट का मालिक है। ऐसे में
उसके जांच के आदेश न दे करके और अभद्रता और गाली देना एक सीएम को यह शोभा नहीं देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कि जब पवन खेरा ने हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी पर एलिगेशन लगाया तो क्या ईडी पहुंची वहां जांच की और क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। लेकिन एलिगेशन लगाने वाले के घर पर छापा पड़ गया, यानी कि पवन खेरा के पास। ऐसा कैसे? जिसने आरोप लगाया उसके घर आपने छापा क्यों मारा? जिसके ऊपर एलिगेशन लगा उसके घर छापा क्यों नहीं मारा? यानी कि चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कर रहे हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं। यानी कि चोरी भी और सीनाजोरी भी, यह दोनों चीजें चल रही है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब प्रधानमंत्री मोदी चाय बागान में गए, कपड़ा उपड़ा लेकर के गए, महिलाओं को कपड़ा पहनाया और फोटो खिंचवाया, चल दिया। महिलाओं ने पोल खोल दिया कि हमारे पास आए, कपड़ा लेके आए, दिए, पहन करके अब फोटो खिंचवाए चले गए, बात भी नहीं किया, बात सुना भी नहीं। अब ऐसे में मोदी का भी पोल खुल गया। और वाकई बात है कि इतना सज धज करके कौन जाएगा चाय बागान में मजदूरी करने के लिए? कोई थोड़ी जाता है सज धज करके इतना। यह सजाया गया था और वह पोल खुल गया। अब मोदी के भी चरित्र सामने आ गए और हेमंत बिस्वा शर्मा के भी आखिरी क्षण में वोटिंग में। ऐसे में इसका प्रभाव वोटिंग के दिन क्या पड़ेगा और परिणाम में क्या आएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अब असम एक ऐसे मोड़ पर चुनाव है कि असम में 10 साल से भाजपा की सरकार है और 10 साल से जो सरकार है और सरकार कैसे है आप समझ सकते हैं। जितनी बातें मैंने आप दर्शकों को बताई आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में कैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है यह भी आपको बता दिया। मैं आज यह भी बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 99% आने जा रही है। 1% जो चांसेस ममता बनर्जी के हैं उसे भी चुनाव आयोग खारिज कर देगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा चुनाव, यह तय है। यानी कि ममता बनर्जी की सत्ता नहीं आ रही है इस बार, यह भी तय है। हालांकि अगर निष्पक्षता देखें और जनता की राय को माने तो ममता बनर्जी आ रही है और 200 के पार फिर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब वोट ही कट गए और चुनाव आयोग उनको जिताने के लिए तैयार ही नहीं है तो वह जीतेंगे कैसे? जनता के वोट देने से चुनाव नहीं जीत पाएंगे जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा। और चुनाव आयोग बिक गया है, यह बात देश को मान लेना चाहिए। बाकी 23 और 29 अप्रैल को जब पहले चरण का 23 तारीख को, दूसरे चरण का 29 तारीख को जब मतदान होगा पश्चिम बंगाल में, तो क्या रुख रहता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।